ओके गुड। सो काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा पॉइंट मास के बारे में, राइट। इसके हम पहले बात करेंगे इसके बारे में, पॉइंट मास के बारे में। व्हाट इज द पॉइंट मास? देखो, पॉइंट मास जनरली कोई एक ऐसा बॉडी होगा बेटा जिसके पास कोई शेप एंड साइज नहीं होगा, है ना। आर वी कैन से जो उसका शेप और साइज होगा उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जब भी कभी भी नेग्लेक्ट करने की बात आती है तो नेग्लेक्ट करना एक रिलेटिव टर्म है। आप जब भी कभी नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, किसी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप 1 रुपये की बात करो या 10 रुपीज़ की बात करो तो 10 रुपीज़ कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 2000 रुपीज़, बट 10 रुपीज़ कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे आप कोई 2000 के सामान लो तो वहाँ पे 10,000 का कंसेशन आपको हो सकता है, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 20 रुपये का सामान लो तो वहाँ पे आपको 10 रुपये नहीं छोड़ सकता कोई, ठीक है, वो कंसेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो बेटा आपका निगलेक्ट किसी चीज़ को जब किया जाता है तो एक रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसी वे में अगर आप जैसे पॉइंट मास की बात करो बेटा ना, तो जैसे सपोज ऐसा मैं एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, ऐसा एक ब्लॉक है m मास का, और ये ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है। कुछ वक्त के बाद ये 100 किलोमीटर चल करके किसी एक पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, एंड आफ्टर कवरिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस ये यहाँ पे आ जाता है आपका। अब ये जो बेटा पार्टिकल यहाँ पहुँचा, यहाँ पे सपोज जो ब्लॉक था या कोई कार एज्यूम कर लो, कोई कार है, इसका शेप साइज या क्यूबिकल शेप में आप मान सकते हो कि 2 मीटर मान लो बाइक टाइप की थी, 2 मीटर इसका डायमेंशन मतलब इसका जो लेंथ है वेथ है वो सब कितना बेटा 2 मीटर का है, मतलब इसका जो डायमेंशंस है, ये जो डायमेंशंस है ये सपोज 2 मीटर का है। अब यहाँ पे दो टर्म्स जो चीज़ें जरा उसको समझो बेटा, दो चीज़ें यहाँ पे, एक है इसका डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी, एक टर्म क्या है बेटा डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो बॉडी का डायमेंशन है बेटा कितना हो गया, वो 2 मीटर हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जब मोशंस के डायमेंशंस की बात करोगे बेटा तो आपका कितना है, वो 100 किलोमीटर है। तो कितना दूर चला वो डायमेंशंस ऑफ मोशन हो गया, और उसका जो शेप होगा बॉडी का वो 2 मीटर हो गया। तो यहाँ पे दो टर्म है, डायमेंशंस ऑफ बॉडी एंड डायमेंशंस ऑफ मोशन। तो व्हेन एक कंडीशन बेटा, व्हेन डायमेंशंस of a body is far less than the dimensions of motion। जो डायमेंशन है मोशन का उससे बॉडी का डायमेंशन बहुत छोटा है, तो इस सिचुएशन में इसको आप पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हो, इसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो इस ब्लॉक को। कब? जब डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी इज फॉर लेस देन द डायमेंशंस ऑफ मोशन। देन जैसे इस केस में बेटा इस ब्लॉक को आप पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज बॉडी का डायमेंशंस 2 मीटर है और बॉडी कितना मूव चल रही है, 100 किलोमीटर चल रही है। सपोज कोई दूसरा सिचुएशन है, दिस इज डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में आपकी जो बॉडी है एम मास की जो ब्लॉक है, ये आपकी अगेन वही सेम सिचुएशन है बेटा, इसका भी जो डायमेंशन है वो 2 मीटर का डायमेंशन है, बट ये कहाँ तक चलता है, ये चलता कितना बेटा, दिस मूव्स अप टू ओनली 5 मीटर, सपोज करो 5 मीटर चलता है। तो यहाँ पे इसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट यहाँ पे इसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमेंशंस ऑफ बॉडी है वो डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल नहीं है, बिकॉज 2 मीटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 5 मीटर, बट हियर 2 मीटर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 100 किलोमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट मास हो गया। सो ये जो पॉइंट मास है बेटा इन जनरल एक रिलेटिव टर्म है, तो इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, पॉइंट मास एक कोई ऐसा बॉडी है जिसके पास सिर्फ मास है, उसके पास कोई शेप एंड साइज नहीं है। तो शेप साइज नहीं होने का मतलब फिजिक्स में कोई चीज़ ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं है, उसका मतलब ये कि रिलेटिवली इतना छोटा है उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, उसका मतलब नहीं होगा।
फिजिक्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। हम बस ये एक रिलेटिव टर्म है, फिजिक्स में जीरो रिलेटिव टर्म है, वो रिलेटिवली इतना स्मॉल है कि उसको हम जीरो की तरह ट्रीट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो इसका पॉइंट मास का डिफिनीशन है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि पॉइंट मास इज अ बॉडी हैविंग मास with no shape and size, with no shape and size, right? अभी पॉइंट मास का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। बेटा पॉइंट मास को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे आपको बोला जाए फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट मास ऑफ मास m, देयर इज अ पॉइंट मास ऑफ मास m। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपल बोलोगे m मास की मेरी बॉडी है, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये पॉइंट मास को अपने आप रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहीं सरफेस पे रखा गया है तो आप सरफेस बना देंगे, इस सरफेस पे डिसाइड कर रहा है, तो ये जस्ट एक सिंबल हो जाएगा पॉइंट मास ऑफ मास m। इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बेटा कुछ बेसिक चीज़ें। हाँ, जब कोई बॉडी मूव करती है तो क्या इफेक्ट आता है, उसमें एक टर्म हम डिफाइन करें बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। या देखना, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो जो एक्चुअल पाथ फॉलो करती है ना, उसके जो एक्चुअल पाथ वो फॉलो कर रही है उसके लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ length of path covered by a particle। किसी भी जो पार्टिकल है वो जो पाथ फॉलो करेगा या पाथ कवर्ड करेगा उसका जो लेंथ होगा उसको आप क्या बोलोगे बेटा, दैट विल बी डिस्टेंस। एक पॉइंट होगा डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट आता है बेटा आपका, है ना, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी कुछ बेसिक टर्म है, इसको समझेंगे। ट्रेजेक्टरी क्या है बेटा? ट्रेजेक्टरी इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, जो पार्टिकल यहाँ पे जो पाथ फॉलो कर रहा है, एक सेकंड बेटा, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इस पाथ का जो इक्वेशन होगा उसको आप बोलोगे ट्रेजेक्टरी। उसको क्या बोलोगे? ट्रेजेक्टरी। तो जो पाथ इसने फॉलो किया इस पाथ का जो इक्वेशन होगा उसको आप बोलोगे ट्रेजेक्टरी, राइट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ path followed by the particle, this will be the trajectory, right? उसको आप ट्रेजेक्टरी बोलोगे। नेक्स्ट टर्म आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Displacement is actually this is the shortest length between initial and final point, right? This is the shortest path, you can say shortest path, or you can say length, or you can say distance between initial एंड फाइनल पॉइंट। इसको जरा हम समझेंगे, ठीक है? जैसे आपके पास कोई एक पार्टिकल है बेटा, जैसे एक कोई पार्टिकल है, मान लो आपकी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये ये वाई एक्सिस है। वन सेकेंड, लेट मी रीड दिस वन। सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस।
अब एक पार्टिकल है जो इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसे मूव करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, एक सर्कुलर पाथ में जाता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मूव करता है और यहाँ तक बेटा पहुँचता है, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में जो पार्टिकल का एक्चुअल लेंथ है, सपोज इसका जो रेडियस है, जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका जो रेडियस है बेटा वो आर है, ठीक है। तो जो एक्चुअल लेंथ होगा इस पाथ का, है ना, यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ होगा पाथ का वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कि पाथ क्या होती है, पाथ इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो जो इसका लेंथ हो जाएगा बेटा, पाथ का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, है ना, डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर, क्योंकि टोटल पेरीफेरी सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, हाफ पेरीफेरी इसका जो लेंथ हो जाएगा 2 पाई, और कितना हो जाएगा बेटा पाई आर हो जाएगा। तो जो एक्चुअल लेंथ हो गया क्या हो गया, वो डिस्टेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट, जो शार्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ between initial and final that will be equal to how much बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2r बिकॉज दिस विल बी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का। और इसका ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे बेटा, तो ट्रेजेक्टरी क्या बोलोगे आप, अगर आप ट्रेजेक्टरी की बात करो तो इसका ट्रेजेक्टरी क्या आ जाएगा, इसका ट्रेजेक्टरी क्या है, सर्कल है, तो सर्कल इसका ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो बोलोगे वहीं इस वाले पार्टिकल के मोशन का इक्वेशन है, उसके पाथ का। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया बेटा कि डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीपली व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Here is distance and here is displacement. चलो डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस इज द, है ना, लेंथ ऑफ पाथ। दिस इज लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। अब यहां आप क्या बोलोगे बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। पॉइंट है ना, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। दूसरा बेटा जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी होने के लिए इसमें एक कंडीशन है बेटा, क्योंकि जब भी कोई भी पार्टिकल अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। जो लेंथ से मेजर हो जाएगा, अगर लेंथ आपको पता है तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ जाता है कि जो आपने ये डिस्टेंस मेजर किया इसका जो लेंथ आएगा, जो आप जैसे ऊपर वाले केस में 2r था ना, ऊपर वाले केस में 2r जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, तो आपकी मैग्नीट्यूड हो गई। लेकिन डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे, है ना, डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन आपका होगा क्या बेटा। तो डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे, वो आपका कैसे पता करोगे, उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है बेटा
वो हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होता है। फ्रॉम, याद रखना, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो एरो की तरफ डिपेंड करोगे बेटा, तो वो आपका क्या होगा, वहीं आपका क्या शो करेगा, वहीं आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम ऊपर वाले केस में बात करते हैं, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस वाज द फाइनल पॉइंट, है ना। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वो आपका 2r का है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट को साइन की तरह होगा, क्योंकि डायरेक्शन है ना, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आप एरो ड्रॉ कर दो, यही आपका डायरेक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। गेटिंग द आइडिया, गेटिंग द आइडिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा कैसे इसका वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को, उसके बारे में हम लेटर बात करेंगे, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में परेशान ना रहो आप, ठीक है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट हो गए। अब जरा इसमें हम थोड़ा समझते हैं बेटा वेक्टर्स के बारे में, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, डिस्टेंस क्या है बेटा, स्केलर है। तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट जरा समझो, और पॉइंट क्या है एक्चुअली, कि मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल मान ले यहाँ से यहाँ तक चलता है, ए से बी के लिए चलता है कोई पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलना चाहता है तो उसके पास कितने पॉसिबल वे हैं। एक तो हो सकता है कि डायरेक्ट ए से बी तक पहुंचे सीधे इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से ए बी के लिए पहुंचे बेटा। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि अगर जो ए और बी पॉइंट है वो जो एक एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ है, जो ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन आप पाथ करके कुछ और ऐसे घूम घाम के आराम से एंजॉय करते हुए पहुंचे, है ना। ये घूमने का रास्ता कोई भी हो सकता है, कोई या तो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अब देख, अगर मैं पहले सिचुएशन की बात करूं, तो इस सिचुएशन पे अगर आपको ध्यान अच्छे समझ में आ रहा होगा तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही बातें बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है आपको, एवरीवन गेटिंग दिस। यस सर। ठीक बेटा, तो इस वाले केस में बेटा आपका जो डिस्टेंस है, एक सेकंड होल्ड ऑन, या ओके, इस केस में जो आपका बेटा डिस्टेंस है वहीं आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। बट इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है ना। और जो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी का ओनली वन केस है, ओनली वन केस है। अगर थोड़ा सा भी डिविएट होगा, तो हमेशा वो उसके केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर इस जो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा भी कहीं डिविएट हुआ तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रेस्ट ऑफ द केसेस जितने भी होंगे, रेस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं बेटा, यहाँ से एक चीज़ हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, इन जनरल डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, बट एक केस में इक्वल भी होगा। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगी, जब आपका मोशन पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन होगा उस सिचुएशन में इक्वल होगा, और सारे केसेस के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एनी डाउट बेटा, एनीवन, एनी डाउट? ओके, सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। एक एग्जांपल करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। आ जाओ, देखो एक पार्टिकल है, पार्टिकल
starts moving from origin and reaches to point D, जिसका कोऑर्डिनेट बेटा कितना है 3,4 वाया पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3। आपसे पूछा है कैलकुलेट पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, दूसरा थर्ड वन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, and the fourth direction of displacement, these things to be calculated. See, what is the situation? First let me draw the diagram. पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। सपोज मैं यही बना रहा हूँ बेटा, जरा देखना ध्यान से। आपकी y एक्सिस हो गई, आपकी x एक्सिस हो गई। सपोज दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 and 5. These are the point 1 2 3 4 5. पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू करता है? पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट से चलना शुरू करता है। कहाँ पे पहुँचता है? पार्टिकल पहुँचता है बेटा पॉइंट डी पे 3,4, तो 3 एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे, मतलब फाइनल पार्टिकल जो है बेटा आपका यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे, है ना। सो ये आपका जो पॉइंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट डी। पार्टिकल फाइनली यहाँ पे पहुँचता है डी पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,4 पे फाइनली वो पहुँचता है। अब कहाँ से होकर जाता है? वाया डी। यहाँ तक पहुँचने कई रास्ते हो सकते हैं ना, जैसे पार्टिकल आपका यहाँ पे होकर ऐसे चला जाए, यहाँ पे ऐसे चला जाए, यहाँ पे ऐसे चला जाए, यहाँ पे ऐसे घूम के यहाँ पे पहुँचे, ऊपर से घूम के ऐसे पहुँचे, यहाँ पे ऐसे पहुँचे, ऐसे होके यहाँ पहुँचे, तो कई सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट वो बोलता है वाया डी जाता है ना, सॉरी वाया सी जाता है। तो सी जो पॉइंट है वो एक है ना पॉइंट है कहाँ पे बेटा 3 सेकेंड बेटा, एक कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज कर लो, 3,0 बेटा, 0,3 नहीं, दिस कोऑर्डिनेट इज 3,0। एक सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट और नोट कर लो बेटा। तो इट मूव्स टू पॉइंट डी वाया पॉइंट सी 3,0 इन ए स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट। ठीक है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करता है, पहले कहाँ तक जाना, उसको जाना कहाँ पे बेटा डी तक जाना है, और सी से होकर जाता है, और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना बेटा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है ना 3,0। मतलब उसका जो मोशन है कैसे जाता है, पहले वो पार्टिकल आपका 1 से चलता है 3 के लिए ऐसे, है ना, इस पाथ को फॉलो करके यहाँ से यहाँ तक आता है। उसके बाद वो पार्टिकल ये पाथ फॉलो करके डी तक जाता है। दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। अब आपसे क्या पूछा है? पहला आपसे पूछा बेटा डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस आपका, अगर मान लो ओरिजिन आपका ओ है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताना जरा। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ओ, ये पॉइंट आपका क्या है बेटा सी, तो ओ सी प्लस सी डी, मतलब कितना गया बेटा 3 मीटर
प्लस अगर मीटर में ले लो तो 4 मीटर विच इज़ इक्वल टू 7 मीटर। तो बड़े आसानी से आप आंसर कर लो, डिस्टेंस आपका 7 मीटर आ गया। बट जो सेकंड पॉइंट है, आपसे पूछा है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, तो डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म मतलब एक तरह से क्या पूछा आपसे, पार्टिकल पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर है। क्योंकि पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, इनिशियल पॉइंट आपका ये इनिशियल पॉइंट है, ओ इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कहाँ बेटा डी, डी इज योर फाइनल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए डायरेक्शन आएगा, वो आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपका जो डायरेक्शन आ रहा है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर हुआ बेटा, ये वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कर मान लो डी से रिप्रेजेंट करो आप, तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब डी का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी आप किसी का, है ना, क्या क्रिया रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर फॉर्म में पोजीशन रिप्रेजेंट करते हो बेटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट i के साथ आएगा, वाई कोऑर्डिनेट j के साथ आएगा। तो दिस विल बी वेक्टर फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। थर्ड पॉइंट क्या पूछा बेटा, मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे। थर्ड पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के कई तरीके हैं। पहला तो आप इसको, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से लगा दोगे, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो 5 जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था वेक्टर में, वो भी आप ये मैग्नीट्यूड का भी फार्मूला लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि जो वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा बेटा, देख, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो भी तो 5 भी आ जाएगा, 5 मीटर। ये ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आ जाओ, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, है ना। तो डायरेक्शन मतलब क्या होगा, डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, आपसे क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है। इसका मतलब क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा बताना। यूनिट वेक्टर जब भी का आप निकालते हो तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हो, है ना, एन वेक्टर से, एन कैप ऑफ डी वेक्टर, दैट विल बी वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर डी। तो कितना आ जाएगा ना, 3i प्लस 4j अपॉन 5। तो आपका क्या हो गया आंसर, या फिर इसको लिख सकते हो 1/5 3i प्लस 4j, दिस विल बी द आंसर फॉर लास्ट केस। आई थिंक सारे एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, आज जो देखते हैं। एक पार्टिकल है बेटा, वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन मतलब आप कुछ इस तरह से मान लो कि आपके पास एक एक्सिस है, इस तरह से XYZ एक्सिस है ना? आपके पास ऐसी एक्सिस है, एक सेकंड होल्ड ऑन, ये एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पे एक सर्कल है, आपका ऐसा सर्कुलर पाथ है बेटा। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ये सर्कल का जो रेडियस है वो r है। सर्कल का जो ऐसा रेडियस है वो r है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे और D यहाँ पे। इस तरह से आपके पास 4 पॉइंट्स है, A, B, C एंड D, दीज आर द 4 पॉइंट्स।
पार्टिकल जो है इस पाथ के लॉन्ग, जो आपका सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के लॉन्ग वो मूव करना शुरू करता है ना, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। एक कांस्टेंट v से ऐसे मूव करता है, a से चलता है b, b से जाता है c, है ना, ये नीचे वाला पॉइंट है बेटा c, और c से जाता है d, d से फिर पहुंचता है a, ऐसे चक्कर लगाता है, a से b, b से c, c से d, d से इस पाथ के लॉन्ग पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। आपसे पूछा है कैलकुलेट डिस्टेंस and displacement for the following case, है ना। ये देखना बेटा क्या है। पहला जब वो A से B तक जाता है, दूसरा B से C तक जाता है, तीसरा, एक सेकंड मुझे बताओ, A से C तक जाता है, और चौथा A से D, फिर A से D, D से फिर A, है ना। A से B, A से C, A से C जाने के मतलब A से B, B से फिर C, और A से D मतलब A से B, B से C, C से D, और A से A तक मतलब D से होते हुए A तक, है ना। आपको क्या करना है कि जो एक ऊपर टेबल सा बना रखा है, यहाँ पे आपको दिया गया है डिस्टेंस और यहाँ पे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो ये हो गया आपका बेटा डिस्टेंस, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में आपको दिया गया है। तो पहले आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और जो दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलो फिल करो, पहला पार्ट बताओ क्या आंसर हो जाएगा। टेल मी द आंसर फॉर फर्स्ट केस। एवरीवन टेल मी क्या हो गया बेटा, जरा चेक करके बताओ मुझे, सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करके मुझे बताओ क्या करेंगे तो समझेंगे बेटा। देख कैसे करोगे जरा समझो। पहले तो बेटा देख, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है। तो देख अगर इस पूरे सरकमफरेंस की बात करेगा तो पूरा सरकमफरेंस सर्कल का कितना होता है, अगर सर्कल के सरकमफरेंस की बात करेगा कितना होता है बेटा, बोलो 2 पाई आर। तो 2 पाई इसका सरकमफरेंस हो गया, है ना। सरकमफरेंस अगर 2 पाई आर बेटा देख यहाँ से, तो तेरा क्या आ जाएगा बता ना, ए से बी तक आ रहा ना, तो ये पूरे सरकमफरेंस का 1/4 है, मतलब दिस बाई 4 करेगा, सरकमफरेंस पूरा है ना, तो ए बी कितना है, इसका 1/4 है ना, इसका 1/4 ही है, तो 2 पाई आर बाई 4 मतलब कितना आ जाएगा बेटा, पाई आर बाई 2। तो हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ए और बी वेक्टर है, मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो रेडियस को मैं इरेज कर रहा हूँ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये आपका ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ऐसा होगा, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस विल बी डायरेक्शन एज वेल, डायरेक्शन भी आपका इधर ही होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है, तो ऐसा डायरेक्शन होगा। तो अभी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए पहले तो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए आपको एक्स और वाई एक्सिस पे दिया गया है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो ये 0, r हो गया, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r, 0 हो गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या करते हो, दिस माइनस दिस मतलब r माइनस 0 और 0 माइनस r हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका बेटा देखो जब वेक्टर की फॉर्म लिखते हो तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ए बी वेक्टर कितना होता है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। तो आपको ए बी वेक्टर बताना है, तो ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर जे, ए वेक्टर कितना करना है, अगर ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आर जे हो गया ना पोजीशन, ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से आर जे हो गया, ऊपर की तरफ बी का कितना हो जाएगा,
बी वेक्टर अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर आई कैप हो जाएगा। तो अगर बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो बी माइनस आई, मतलब बी कितना हो गया तेरा, आर आई कैप माइनस ए कितना हो गया, आर जे कैप। ठीक है, तो इसको तो सिंपली लिख सकता है आर ब्रैकेट में आई कैप माइनस जे कैप। तो ये तरह डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर आई कैप माइनस जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो अगेन है ना, आर इस अंडर में करेगा है ना, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर को आर बाहर आ जाएगा, 1 और 1 का 2 हो जाएगा, दिस विल बी आर अंडर रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड निकाल, देख कितना हो जाएगा, आर अंडर रूट 2 आएगा, है ना। गेट इट एवरीवन। अब आगे चलते हैं। देखो अब अगर हम बात करें ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ का मतलब ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, दिस ये सर्कमफ्रेंस का आधा है, कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस माइनस दिस वेक्टर, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस जे होगा ना, 0 माइनस जे। तो अगर डायरेक्शन देखो तो माइनस जे माइनस आर जे माइनस आर जे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा ए सी वेक्टर आ जाता है कितना, -2 आर जे कैप। और -2 आर जे कैप का अगर तू मैग्नीट्यूड निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आर आ जाएगा। चल ए डी बता, डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस आर कामा 0 हो जाएगा। सॉरी ये बेटा माइनस जे नहीं माइनस आर है, तो माइनस आर कामा 0 हो गया। तो डी का वेक्टर कितना हो गया, माइनस आर वेक्टर, ये कितना है माइनस आर आई वेक्टर, ये कितना है माइनस आर जे वेक्टर है, सब्ट्रैक्ट कर कितना आ जाएगा। तो ए और डी का पहले तो लेंथ कितना आ जाएगा, देख डिस्प्लेसमेंट यहाँ से सॉरी डिस्टेंस आपका ए से बी से सी से डी, इसमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3/4 है ना, ए से बी से सी से डी, देख ए इसका सर्कमफ्रेंस का 3/4 है, तो क्या करेगा तुम 3/4 है ना इंटू 2 पाई आर कर लेना, जो भी आएगा आंसर अलग बात है, ऐसे ही रखो। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बेटा ए सी वेक्टर, ये कितना जाएगा, दिस विल बी माइनस आर आई कैप माइनस आर जे कैप आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगेन √2 आर आ जाएगा। ए डी वेक्टर देख, ए डी से ए मतलब यहाँ से फाइनली इसी पॉइंट पे पहुँच गया, इसी पॉइंट पे पहुँचा, मतलब कितना हो गया बेटा, टोटल सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर लिया 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ए डी वेक्टर कितना जाएगा 0, तो मैग्नीट्यूड भी कितना जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन को देखेगा बेटा तो जैसे सी के लिए डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ये सी के लिए डायरेक्शन हो जाएगा और ये जरा किसके लिए, डी के लिए डायरेक्शन हो जाएगा। ए के लिए कोई डायरेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि यही पॉइंट है इनिशियल और यही फाइनल, तो कोई डायरेक्शन का मीनिंग नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा, और इसी पॉइंट के बेस्ड पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन यहीं पे एंड करेंगे। कोई डाउट इसमें पूछो, एनीवन।